मेरे प्यारे साथियों एवं दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम आपको इंटर 12th इतिहास विषय का जो दूसरा पार्ट है, राजा, किसान और नगर, उसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे कि मौर्य प्रशासन की जो विशेषताएं थी वह क्या थी। तो परीक्षा में अक्सर यह सवाल रहा करता है कि मौर्य प्रशासन के विशेषता बताइए, या आपको प्रश्न रहेगा कि मौर्य प्रशासन की जानकारी दीजिए। तो चलिए आज हम जानते हैं मौर्य प्रशासन की जानकारी के बारे में। तो थोड़ा हम कह देना चाहेंगे कि मौर्य प्रशासन जो था वह नंद वंश के जो राजा धनानंद थे उनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, और फिर बिंदुसार, अशोक जैसे राजाओं ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं कि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का शासन लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। इस वंश की जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका, चाणक्य के अर्थशास्त्र एवं अन्य ग्रंथों से मिलती है। मौर्य वंश की प्रमुख विशेषता उसकी प्रशासन व्यवस्था थी, जिसे कई भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कहा जाता है कि जो मौर्य प्रशासन थी, जो मौर्य वंश था, उसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और यह लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व के बीच शासन चला था, जिसमें कई महत्वपूर्ण शासक हुए जिन्होंने इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और प्रजा के लिए अनेक प्रकार के काम किए थे। तो इसमें जो है कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी, मतलब राजकाज को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी, विभिन्न प्रकार की योजना बनाई गई थी, एक प्रशासन का ढांचा तैयार किया गया था। तो यह ढांचा ठीक उसी प्रकार का था जिस प्रकार से आज हम देखते हैं। जैसे भारत सरकार है, तो भारत सरकार की जो व्यवस्थाएं है, जैसे यहाँ भी एक केंद्रीय प्रशासन है, राज्य की सरकारें हैं, जिला का प्रशासन है, गांव का प्रशासन है, तो ठीक कह सकते हैं कि आज का जैसा प्रशासनिक व्यवस्था है, लगभग मिलता जुलता ऐसी ही व्यवस्था उस समय भी हुआ करती थी। तो उस समय भी जो इस तरह के प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करते थे, उसके कई भाग थे जो महत्वपूर्ण थे, जिसको हम आज एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो पहला भाग था वह भाग था केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन जो था, केंद्रीय प्रशासन के मुख्य अंग राजा, मंत्रिपरिषद तथा उच्च सरकारी अधिकारी होते थे। राजकीय व्यवस्था के अनुसार राजा प्रशासन का प्रधान होता था, अर्थात राजा ही सर्वे सर्वा था। मंत्रियों, प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती थी। यह न्याय का भी प्रधान होता था। राजा के परामर्श देने के लिए अध्यक्ष, अमात्य, राजुक और प्रादेशिक जैसे अनेक अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक बृहद नौकरशाही का विवरण दिया गया है। तो जो पहला पार्ट है, जो केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताया गया है, तो केंद्रीय प्रशासन में कहा गया कि इसके 3 अंग थे। आज भी ऐसी ही व्यवस्था है। तो आज जैसे देश के मुख्य रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं, खास करके प्रधानमंत्री जो सभी चीज़ों को देखते हैं, मंत्रिपरिषद का पूरा ब्यौरा जानकारी उनके पास रहता है। तो उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें राजा ही सर्वे सर्वा होता था। मतलब केंद्रीय प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें 3 प्रकार की बातें थी। एक राजा होता था, एक मंत्रिपरिषद होता था, और जो सरकारी कर्मचारी होते थे वो होते थे। तो आज भी लगभग वैसा ही है। एक प्रधानमंत्री होता है मुख्य रूप से, उसके बाद मंत्रिपरिषद होता है, और फिर सरकारी पदाधिकारी होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था आज जैसी है, तो यह व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन वाली व्यवस्था उस समय भी हुआ करती थी। न्याय के मामले में भी कहता है कि उसका प्रधान राजा ही होता था। मतलब राजा के बिना कोई अपने मन से किसी प्रकार के इस तरह के फैसले नहीं ले सकते थे। राजा को कहा जाता है कि सलाह देने के लिए उनके पास जो विभाग में रहा करते थे उसमें अध्यक्ष हुआ करते थे, अमात्य हुआ करते थे,
और इस तरह के और कई पदाधिकारी होते थे जो उनको सलाह देते थे और उन्हीं के सलाह के आधार पर राजकाज को आगे बढ़ाते थे, अच्छे तरीके से उस राज्य की व्यवस्था को चलाते थे। तो एक हो गया पहला केंद्रीय प्रशासन। दूसरा देखते हैं तो ठीक जैसे आज की व्यवस्था है कि केंद्र के साथ साथ विभिन्न राज्य भी अवस्थित हैं, जिसमें राज्यों की भी अपनी शक्ति होती है और उसको भी चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मौर्य साम्राज्य में भी ऐसी ही व्यवस्था थी कि एक प्रांतीय शासन व्यवस्था थी। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि इसके अंतर्गत कि प्रांतीय व्यवस्था में क्या क्या विशेषताएं थी। तो कहा जाता है कि प्रांतीय प्रशासन में राज्य के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न प्रांतों में विभक्त किया गया था। ठीक है, इसको कई भागों में बांटा गया था। मध्य प्रांत, इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। इस प्रांत का कार्य राजा स्वयं देखा करता था। दूसरा था उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। पश्चिमी प्रांत, उसकी राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी प्रांत, उसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। पूर्वी प्रांत राजधानी तौशाली या कलिंग युद्ध पश्चात अस्तित्व में आया था। ये प्रांत गवर्नर के अधीन होते थे जो प्राय राजवंश के संबंध रखते थे। प्रांत जिलों में विभक्त था। इनके अधिकारी को स्थानिक कहा जाता था। प्रत्येक गांव के अधिकारी को ग्रामिक कहते थे। तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत कहता है कि राजकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रांतीय व्यवस्था की गई, मतलब प्रांत बनाया गया। जैसे आज राज्य बनाए जाते हैं तो ठीक उसी प्रकार उस समय प्रांत बनाए गए। तो प्रांत बनाए गए, उसके बाद उसमें इसको कई भागों में, कई हिस्सों में बांट दिया। तो अगर हम भारत की बात करेंगे उस समय की, तो दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा छोड़ दें तो पूरे उत्तरी भारत का जो हिस्सा है वो, और उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है, यह पूरे उस समय मगध साम्राज्य में ही हुआ करता था। तो अलग अलग दिशाओं में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में और मध्य में, पांचों जगह पे अलग अलग केंद्र बना दिए गए और सबकी एक एक राजधानी बना दी गई और वहीं से इसका प्रशासन चलाया जाता था। तो जैसे मध्य प्रांत था, तो मध्य प्रांत था तो उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जो आज के समय में मगध के नाम से जाना जाता है। उसमें भी मगध ही के नाम से जाना जाता था। तो पाटलिपुत्रा जो आज के समय पटना का हिस्सा हुआ करता है, गया का भाग जो हुआ करता है, तो वहां पे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी उस समय, वो हिस्सा राजा स्वयं देखता था, वो अपने अंदर उसको चलाया करता था। दूसरा प्रांत जो था वह उत्तर पश्चिम का प्रांत था, उसकी राजधानी कहा जाता है कि तक्षशिला थी, जो उस समय, अभी वर्तमान समय में वह पाकिस्तान में अवस्थित है, लेकिन उस समय अफगानिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद आता है पश्चिमी प्रांत। तो पश्चिमी प्रांत जिसकी राजधानी उज्जैन थी, पश्चिमी प्रांत जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और कहा जाता है कि जो दक्षिणी प्रांत थी उसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, और जो पूर्वी प्रांत थी उसकी राजधानी तौशाली थी। ये तौशाली जो है वह अशोक के बारे में कहा जाता है कि जब कलिंग युद्ध किया था तो उसके बाद वह अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि उसको 5 बड़े हिस्से में बांट करके और तब उसका शासन व्यवस्था चलाया जाता था। इससे होता क्या था कि एक जगह से राजा को संपूर्ण क्षेत्र का जानकारी समय पर नहीं मिल पाता था, तो उन्होंने अलग अलग हिस्से को अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके उसको चलाने का प्रयास किया। ये जो प्रांत था उसका एक गवर्नर नियुक्त कर दिया अलग अलग प्रांत का। जो गवर्नर होता था वह अक्सर उस राजा का ही कोई सगा संबंधी या राजकुमार हुआ करता था। प्रांतीय गवर्नर जो भी था वह कहता है कि उसको जिले में बांट करके रखा था, मतलब प्रांत को जिला में बांट दिया। तो जो जिला बांटता था उसके जो आज के समय में जैसे जिला का पदाधिकारी डीएम साहब हुआ करते हैं, तो उस समय उसको स्थानिक कहा जाता था। और फिर निचले स्तर पर 4 से 10 गांव के जो विभाग बांट दिया गया था उसको देखरेख करने वाला था, उसको गोप कहा जाता था, और जो गांव का प्रधान हुआ करता था उसको ग्रामिक कहा जाता था। तो इस तरह से केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था में बांट करके मौर्य साम्राज्य को चलाया गया था। तो आगे देखते हैं कि और भी प्रशासन को अच्छे दृष्टिकोण से चलाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए। तो तीसरा कहा जाता है कि न्याय प्रबंध
का काम किया गया और नगर प्रबंध का काम किया गया। तो इस तरह से और कई प्रबंध किए गए। तो हम देखते हैं कि नगर प्रबंध के बारे में। तो तीसरा था नगर प्रबंध। तो कहता है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहली समिति शिल्पियों के कारीगरों की देखभाल एवं उनकी उचित मजदूरी का प्रबंध करती थी। दूसरी समिति का कार्य नगर में रहने वाले विदेशियों की देखभाल, उनके आवास, चिकित्सा एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना था। तीसरी समिति का काम जन्म मरण का हिसाब रखती थी ताकि कर लगाने या अन्य प्रबंध करने में सुविधा हो सके। चौथी समिति थी, उसका काम व्यापार वाणिज्य एवं माप तोल का प्रबंध करती थी। और पांचवी समिति जो थी उसका काम कारीगरों द्वारा बनाए गए सामान की देखभाल एवं बिक्री का उचित प्रबंध करना था। और अंतिम समिति था, उसका काम बिक्री, कर वसूलना और जो बचे गए माल थे उसका 1/10वां भाग हुआ करता था, वो उसका काम था। यानी मूल रूप से कर वसूलना था। तो इसके कह सकते हैं कि इसको नगर प्रशासन की व्यवस्था की गई, मतलब नगर प्रबंध किया गया। तो कहा जाता है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उससे भी जानकारी मिलती है और खास करके मेगास्थनीज की जो पुस्तिका है इंडिका, उससे इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है पाटलिपुत्रा के बारे में, कि पाटलिपुत्रा जो थी उसको नगर प्रबंध के अंतर्गत रखा गया था। और इसमें कहता है कि 30 सदस्यों की एक बोर्ड बनाई गई थी और 30 जो कमेटी थी, प्रत्येक कमेटी में 5-5 मेंबर हुआ करता था। तो इसका मतलब हुआ कि कुल 6 विभाग में बांट दिया था। तो आज भी हम लोगों के यहाँ कह रहे हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो व्यवस्थाएं आज की है वह व्यवस्था लगभग उस समय की जा चुकी थी। तो कहा जाता है कि नगर प्रबंध, जो आज का नगर प्रबंध है, आज भी आप देखेंगे कि नगर में विभिन्न प्रकार के विभाग बनाए गए, तो अलग अलग विभागों का काम अलग अलग है। तो ठीक उस समय भी अलग अलग विभाग बनाए गए थे। जैसे पहले समिति था, उसका काम था कि जो कला कौशल है उसकी देखभाल करना, मतलब जो शिल्पकार थे, जो कारीगर थे, उसकी कार्यों का देखभाल करना था और उसके लिए जो उचित मजदूरी होती थी उसका भी प्रबंध करना उसका ही काम था। तो एक विभाग हो गया पहली समिति। तो पहली समिति का काम हो गया शिल्पियों या जो कारीगर है उसकी देखभाल करना और उसके लिए उचित मजदूरी का प्रबंध करना। दूसरी समिति थी, उसका काम था कि नगर में जो रहने वाले विदेशी होते थे उसकी देखभाल करना, उसकी आवास की व्यवस्था करना, उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करना, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना। तीसरी समिति हुआ करती थी, उसका काम था जन्म मरण का हिसाब रखना। इसलिए जन्म मरण का हिसाब रखा जाता था ताकि कर लगाने में या अन्य प्रबंध करने में सुविधा हो। चूंकि जनसंख्या के बारे में अगर जानकारी रहेगी तो फिर उसके हिसाब से कार्य आसानी से किया जा सकता है। चौथी समिति जो थी वो उसका काम था व्यापार वाणिज्य या नाप तोल का प्रबंध करना। पांचवी जो समिति थी उसका काम था कि जो कारीगर थे, जो शिल्पकार थे, उसके द्वारा जो बनाए गए सामान थे उन सामानों की देखभाल करना और उनकी बिक्री का उचित प्रबंध करना। मतलब अगर सामान बन गया है तो उसको बेचा कैसे जाए, कहाँ पे बेचा जाए, इसका प्रबंध करना उन समिति का ही काम हुआ करता। और अंतिम समिति था, उस समिति का काम था बिक्री कर वसूलना। जो बेचा जाता था सामान, उस पर जो टैक्स होता था, जो कर होता था, उसको वसूल करके रखना। और कहा जाता था कि यह लगभग 1/10वां भाग हुआ करता था। तो इस तरह से 3 समितियां हो गया, एक केंद्रीय प्रशासन हो गया, दूसरा प्रांतीय प्रशासन हो गया, तीसरा नगर प्रबंध हो गया। चौथा देखते हैं कि इसके आगे कि चौथा क्या था। तो चौथा है आय एवं व्यय वृद्धि प्रबंध। मौर्य साम्राज्य के आय का मुख्य साधन कहता है भूमि कर था, जो प्राय भूमि की उर्वरता के हिसाब से 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था। भूमि कर के अतिरिक्त राज्य को तटकर, बिक्री कर, चुंगी, खान, कारखाना से भी आमदनी होती थी। जुर्माना, अर्थदंड से भी धन मिलता था। राजस्व व्यवस्था का प्रधान समाहर्ता होता था और कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। तो चलिए इसको भी थोड़ा जान लेते हैं कि आय व्यय के बारे में। कहता है कि सरकारी आय का जो सबसे बड़ा साधन था वह भूमि कर था। मतलब भूमि से कर वसूल करके ही
ज़्यादा कार्यों को किया जाता था, यानी टैक्स के रूप में मूल काम भूमि कर ही माना जाता है, जो उर्वरता के हिसाब से लिया जाता था। उर्वरता मतलब उपज, भूमि की जैसी उपज थी उसी के हिसाब से उसका टैक्स लिया जाता था। तो 1/4 से लेके 1/6 तक का वसूल किया जाता टैक्स के रूप में, इसका भाग लिया जाता था। ठीक है, तो भूमि कर के अतिरिक्त और भी भूमि कर के अतिरिक्त और भी कई कर लिए जाते थे। जैसे अगर हम बात करें कि भूमि कर के अतिरिक्त और कौन से कर लिए जाते थे, तो भूमि कर के अतिरिक्त कहता है कि तट कर लिए जाते थे, बिक्री कर लिए जाते थे, चुंगी लिया जाता था, खानों से जो कर लिया जाता था, कारखानों से कर लिया जाता था, और इसके अलावे कहता है कि जुर्माना से भी धन वसूल किया जाता था। तो ये जो तटकर, बिक्री कर, ये जो लिया जाता था, और चुंगी का मतलब होता है कि जो उस राज्य में जो प्रवेश करने के बाद जो कर लिया जाता था वो चुंगी कहलाता था। खान जो थे उससे कर लिया जाता था, कारखाना था उससे कर लिया जाता था। तो और इसके अलावे जुर्माना भी वसूला गया जाता था। जुर्माना में जो अर्थदंड दिया जाता था वह भी आय का मुख्य साधन हुआ करता था। तो ये थे मौर्य साम्राज्य के आय का मुख्य साधन। तो 4 हमने देखा, एक देखा केंद्रीय प्रशासन, दूसरा देखा प्रांतीय प्रशासन, तीसरा देखा नगर प्रबंध, और चौथा देखा आय और व्यय का विवरण। अब हम 5वां देखते हैं कि 5वां क्या था। तो 5वां कहता है न्याय प्रबंध। तो न्याय प्रबंध के बारे में कहा गया कि सम्राट न्याय का भी सर्वोच्च अधिकारी था। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय था, जिसमें राजस्व संबंधी तथा कंटक शोधक न्यायालय में मारपीट झगड़े वाले फौजदारी मामले आते थे। अब हम न्याय प्रबंध के बारे में देखते हैं। तो मौर्य राजा था वह न्याय का भी कहता है कि विशेष ध्यान रखा करता था, मतलब स्वयं भी बड़ी लगन के साथ वह न्याय करने में संलग्न रहता था। गांव में भी पंचायत की न्याय व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि उस समय कानूनी तौर पर 2 तरह की व्यवस्थाएं थी। 2 आज भी है, मैं बार बार कह रहा हूँ वही बातें कि जो उस समय व्यवस्था थी वह आज भी है, और कहें आज जो व्यवस्था हुआ उस समय भी थी। तो आज भी अलग अलग कोर्ट हुआ करते हैं, अलग अलग न्यायालय हुआ करता था। तो उस समय भी 2 न्यायालय हुआ करता था। एक जो न्यायालय था उसको कहा जाता था धर्मस्थीय न्यायालय। इसमें दीवानी न्यायालय था। इसमें जो राजस्व से संबंधित या जमीन से संबंधित जो बातें होती थी वह देखा जाता था। दूसरा एक न्यायालय होता था कंटक शोधक न्यायालय। इसमें जो फौजदारी से संबंधित मामले होते थे, मतलब जो लड़ाई झगड़े से संबंधित मामले होते थे वह उसमें देखा जाता था। तो इस तरह से न्याय की व्यवस्था था और पूरा ख्याल रखा जाता था, और उसमें राजा स्वयं इन्वॉल्व रहता था। वह अपने इच्छा अनुसार उचित प्रबंध किए हुए था कि लोगों को के साथ अन्याय नहीं हो, मतलब सब लोगों को न्याय मिले। वह स्वयं इस चीज को देखते थे बारीकी से। तो चलिए आगे देखते हैं कि और इसका अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है सैनिक व्यवस्था। कहता है मौर्य साम्राज्य सैनिक संगठन पर विशेष ध्यान दिया। पैदल, रथ, हाथी और घोड़े की सेना को चतुरंगिनी सेना कहा जाता था। सैनिक को अच्छा वेतन मिलता था। सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ की सेना थी। कहा जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य में जो सेना की व्यवस्था थी, जो संगठनिक सैनिक प्रबंध था, उसके अंतर्गत कहा जाता है कि सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखा जाता। तो स्वाभाविक है कि मौर्य साम्राज्य में सुरक्षा का ध्यान जब अधिक रखा जाएगा, साम्राज्यवाद की नीति जब होगी, तो स्वाभाविक है कि सेना अधिक से अधिक होगी। तो ऐसा माना जाता, कहा जाता है कि लगभग चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सेना थी, और 30,000 घुड़सवार था, और 9,000 हाथी वाली सेना थी, और लगभग 8,000 रथ वाली सेना थी। इसके कारण जो अलग अलग सेनाएं थी, तो इन सेनाओं को जो चतुरंगी सेना कहा जाता है। चाणक्य ने अपने पुस्तक में इसके बारे में कहा है कि ये पैदल, रथ, हाथी और घोड़े की जो सेना थी उसे चतुरंगी कहा गया। तो सैनिकों को अच्छा वेतन भी मिलता था, और जो राज्य में जो अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था उसको भी रखने के लिए एक अधिकारी नियुक्त था, और जिसमें युद्ध हुआ करता था उस समय उसको प्रयोग करने के लिए दे दिया जाता था, फिर वहां से उसे सुरक्षित रख लिया जाता था। इसके अलावे भी और भी कई प्रबंध थे। प्रजा के हित के लिए कई कार्य किए गए,
और सैनिकों के साथ साथ कहता है एक गुप्तचर व्यवस्था भी की गई थी। गुप्तचर में व्यवस्था की गई, एक अस्थाई और एक अस्थाई। तो अस्थाई वाले में एक जगह गुप्तचर रह करके विभिन्न चीज़ों का पता करते थे, और अस्थाई वाले में घूम घूम करके क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करते थे। इससे यह होता था कि राजा को किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में आसानी होती थी, क्योंकि उसके गुप्तचर विभिन्न प्रकार की सूचना दिया करते थे समय समय पर कि आपके राजकाज में आपसे कितना कोई खुश है या नाराज है, कौन सी आपकी बातें लोगों को पसंद है, कौन सी आपकी बातें लोगों को नहीं पसंद है। और ख़ास करके जो राजा के विरुद्ध कोई अगर कदम उठाता था तो उसको जानकारी लेकर के उसको सजा देने में भी यह बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो गुप्तचर का काम बहुत महत्वपूर्ण था, आज के समय में भी है। आप देखते हैं सीबीआई है, ईडी है, ये सब भी अगर आप गलत करते हैं तो आपको खोज करके सजा देती है। तो कह सकते हैं कि हम जो आज की व्यवस्था है कि केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था मतलब राज्य की व्यवस्था, जिला में व्यवस्था, फिर गांव की व्यवस्था, तो विभिन्न प्रकार के जो सांगठनिक रूप है, प्रशासन चलाने का जो नज़रिया है, जो तरीका है आज का, वह तरीका मौर्य साम्राज्य के समय का भी था। तो मैंने सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी। परीक्षा में आप आसानी से हम जो आपको बताए हैं हम वो भी आप लिख सकते हैं, और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे बोर्ड पर लिख दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, बाद में उसे आप अध्ययन करके परीक्षा में नोट तैयार करके लिख सकते हैं, आपके लिए आसान होगा। तो हमने आपको आज बताया कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी जानकारी आपको दी, और इसे परीक्षा में कभी कभी विशेषता कह के भी प्रश्न कर लिया जाता है। तो मौर्य प्रशासन की जानकारी दें या मौर्य प्रशासन की विशेषता बताएं, किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा तो आप उसे यह लिख करके आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम अगली बार।